हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2023 के जो एमसीक्यूज हैं, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसमें जो सीरीज है ये मेरा 11th वीडियो है। और इसमें मैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है सारे के सारे वो करा रही हूँ। और क्वेश्चंस भी अलग अलग टाइप से मैं करा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जो है मैचिंग करने हैं और जिनको डिटेल एनालिसिस किया हुआ है मैंने, जैसे 4 ऑप्शंस है तो 4 ऑप्शंस को ही मैंने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो क्वेश्चंस है। कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आंसर को ही एक्सप्लेन किया है। कुछ क्वेश्चंस के वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं की, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर किए हैं। यानी जिस तरह से आप प्रिपेयर करना चाहिए यूजीसी नेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वैसे का आप कर सकते हो। तो मैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस डाल रही हूँ उसके अंदर। और उसके साथ साथ यूजीसी नेट के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी एक एमसीक्यूज की सीरीज, जो क्विज सीरीज है, वो भी चलने लग रही है मेरे चैनल पे। और उस पे भी मैंने अब तक 200 प्लस क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वो भी जाके आप सोल्व कर सकते हो। टोटली फ्री है वो। आप दिन में किसी भी टाइम आपको 10-10 और 50-50 क्वेश्चंस या 20-20 क्वेश्चंस जिस टाइम आपका मन करे आप उनको बैठ के सोल्व कर सकते हो। और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे फ्रेंड्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आज इसमें हम करेंगे मार्च 2023 के क्वेश्चंस। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, what needs my Shakespeare for his honored bones the labor of an age in piled stones, or that his hollowed relics should be hid under a star pointing pyramid, these lines are written by। तो ये जो लाइंस है ये किसने लिखी हुई है, जो लाइंस जो ऊपर दी गई है। तो इसके ऑप्शंस थे बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, थर्ड ऑप्शन था रॉबर्ट ब्राउनिंग और फोर्थ ऑप्शन था विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर था जॉन मिल्टन। ये लाइंस जो है जॉन मिल्टन ने जो है उनका जो वर्क था ऑन शेक्सपियर उसके अंदर ये लाइनें आई हैं, जो कि पब्लिश हुआ था 1630 के अंदर। ये एक 16 लाइन पोएम थी जिसके अंदर जो है एक सिंगल स्टेंजा है टेक्स्ट का। और इसमें ये जो है पोइम जो स्टार्ट की है जॉन मिल्टन ने, वो ये कहते हुए स्टार्ट की है कि शेक्सपियर जो है वो अपने आप में इतना महान है कि क्या उसका एक पिरामिड हम बनवा देंगे या उसके लिए कोई मोन्यूमेंट्स बना देंगे। तो क्या वो बस इतना ही है कि उसकी जो लेगेसी है वो क्या इतनी ही है कि किसी इमारत में जो है उसका उसके लिए कोई इमारत बना दी जाए तो वो उसके लिए काफी है। तो ये कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर जो है उससे कहीं ज्यादा है, एक ऑनर करने वाला इंसान है। यानी इतनी इतनी एक स्ट्रक्चर के अंदर उसकी लेगेसी को आप जो है वो बांध के नहीं रख सकते। तो ये लाइनें जॉन मिल्टन ने लिखी थी ऑन शेक्सपियर में, जो कि पब्लिश हुआ था 1630 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेज चौसर ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डी लारोज। इनमें से कौन है जिन्होंने चौसर की जो रोमन डी लारोज की जो ट्रांसलेशन थी उनके लिए उनकी प्रेज की है। तो इसमें सबसे है, पहले है जो ऑप्शन था वो था यूस्टेज डेस्चेम्स, सेकंड था बोकाशियो, थर्ड था जीन डी म्योन और फोर्थ था गुलियोम डी लॉरेंस। ये थे 4 ऑप्शंस और इसका राइट आंसर था यूस्टेज डेस्चेम्स। ये इसका राइट आंसर था। ये लीडिंग फ्रेंच ऑथर थे और इनको जो ये बहुत ही ज्यादा फेमस फ्रेंच ऑथर थे। और उन्होंने जोफ्री चौसर ने जो ट्रांसलेशन किया था उसके लिए उनको कहा था कि जो चौसर है वो एक ग्रेट ट्रांसलेटर है और उनकी प्रेज की थी। और ये कहता है कि ये इनका जो वर्क है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्होंने इसके अंदर काम किया है। तो ये इसका राइट आंसर था यूस्टेज डेस्चेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर द अनफॉलन इज अ बुक ऑफ पोइम्स रिटन बाय द अनफॉलन। फॉर द अनफॉलन जो है वो एक बुक है और ये किसने राइट की हुई है, पोइम्स की बुक है ये, टेड ह्यूज। सेकंड ऑप्शन था सिल्विया प्लाथ, थर्ड ऑप्शन था जोफ्री हिल और फोर्थ ऑप्शन था ए हाउसमैन। तो ये ऑप्शन मिले थे और इसका राइट आंसर है जोफ्री हिल। इसका राइट आंसर है। फॉर द अनफॉलन जो है वो एक 1959 में पब्लिश हुई थी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। और इसके अंदर जो है
29 पोइम्स है, ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, तो इस पोइम्स इसके कलेक्शन के अंदर 29 पोइम्स है। और यूजीसी नेट जो है, मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, हो सकता है क्वेश्चंस उसमें से पूछ लिया जाए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फॉर द अनफॉलन जो है वो बुक्स के अंदर टोटल कितनी पोएम्स है, तो 29 पोएम्स है। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ उसको ध्यान से लर्न कीजिएगा आप, बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसेस अ मेडले बाय टेनिसन इज, जो जो द प्रिंसेस अ मेडले है वो टेनिसन की, वो क्या है बेसिकली? ऑप्शन है अ लिरिक, क्या लिरिक है? सेकंड एन एलिजी, एलिजी है। थर्ड अ नरेटिव पोइम, एक नरेटिव पोइम है। फोर अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, या ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो इसका राइट आंसर है अ नरेटिव पोइम, एक नरेटिव पोइम है। द प्रिंसेस इज ए सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स नरेटिव पोइम, ब्लैंक वर्स नरेटिव पोइम है जो कि टेनिसन ने राइट की है, पब्लिश हुई थी 1847 के अंदर। और टेनिसन जो है पोइट लॉरिएट रहे हैं यूनाइटेड यूके के 1850 से लेकर 1892 तक ये रहे हैं, और ये मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश पोइट रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको इसका ईयर पब्लिकेशन का याद रखना है। दूसरा, टेनिसन एक पोइट लॉरिएट जो जितने भी हुए हैं उनके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने इस पे चैनल पे डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। जो जो पॉइंट्स हैं लॉरिएट हैं उनके ऊपर, तो वो आप देख लेना, तो उसके सीरीज में आपको पता चल जाएगा किसके बाद कौन सा पोइट लॉरिएट है। तो आपको टेनिसन का याद रखना है कि ये कब से कब तक है। हो सकता है यूजीसी नेट आपसे पूछ ले कि जो इसका टाइम है वो कब से कब तक का रहा है, तो वो टाइम पीरियड रहा 1850 से लेके 1892 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय पी.बी. शेली? कौन सा इनमें से वर्क्स जो है वो पी.बी. शेली ने राइट नहीं किया है? तो ऑप्शंस हैं, ए द मास्क ऑफ अनार्की, सेकंड क्वीन मैब अ फिलोसॉफिकल पोएम, थर्ड द विजन ऑफ जजमेंट, फोर्थ द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, द विजन ऑफ जजमेंट जो है ये पी.बी. शैली का नहीं है। द विजन ऑफ जजमेंट जो कि पब्लिश हुआ था 1822 के अंदर, ये एक स्टेरिकल पोएम है, सेटायर है, सेटायरिकल पोएम है बेसिकली ये। ओटावा रीमा में ये लिखी गई है, और ये लिखी है लॉर्ड बायरन ने इसको लिखा है। और इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे डिस्प्यूट चल रहा है हेवन के अंदर, और वो किसके बारे में कि जॉर्ज थर्ड का जो सोल है उसका क्या रहेगा, कहाँ पे जाएगी कहाँ पे नहीं, ये हेवन के अंदर एक डिस्प्यूट चल रहा है। और ये जो लिखा था इन्होंने, वर्क जो लिखा था पी.बी. शेली ने जो लिखा था, सॉरी लॉर्ड बायरन ने जो लिखा था, ये एक रिस्पॉन्स में लिखा था रॉबर्ट सदे ने जो एक वर्क लिखा था आ विजन ऑफ जजमेंट, उसके उसके रिस्पॉन्स में लिखा था ये वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज पोएम द रीडर मीट आंट जेनिफर्स टाइगर? कौन सी पोएम के अंदर जो है रीडर्स आंट जेनिफर्स टाइगर से मिलते हैं? तो आपके ऑप्शंस थे, थॉम गन, कमाऊ ब्रेथवेट, रॉय फिशर, एंड्राइन रिच। तो एंड्रियन रिच, तो ये ऑप्शंस थे। और ये बेसिकली +2 की पोएम है, +2 के क्लास के अंदर ये पोएम लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4, एंड्रियन रिच की जो ये पोइम है आंट जेनिफर टाइगर्स। और आंट जेनिफर टाइगर जो है एक इस पोइम के अंदर जो है ये जो लिखी है वो अमेरिकन पोइट है एंड्रियन रिच, और ये पब्लिश हुई थी 1951 के अंदर। और इस पोइम के अंदर दिखाया गया है कि कैसे एक विमेन है आंट जेनिफर, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, यानी उसके अंदर वो टाइगर बना रही है, और ये इस चीज का रिप्रेजेंटेशन करती है कि कैसे जो है घर के अंदर फीमेल्स की जो कंडीशन है वो कैसी होती है। जेंडर रोल दिखाए गए हैं, ऑपरेशन दिखाया गया है, डिजायर फॉर फ्रीडम जो है वो दिखाया गया है, कि कैसे उसके थ्रू जो है टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी करने के थ्रू ये दिखाया गया है कि जो आंट जेनिफर है वो अपना जो इतने लंबे टाइम से जो उसकी लाइफ है घर के अंदर, ये कैसे वो भी अपनी फ्रीडम चाहती है और कैसे वो निकलना चाहती है उस चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द प्ले राइट हु हैज रिटर्न लॉरेंस साहिब?
कौन से प्ले राइट है जिसने लिखा है, जो प्ले लिखा है लॉरेंस साहिब? ऑप्शंस थे गेव पटेल, सेकंड ऑप्शन था दीना मेहता, सी था गुरचरण दास और फोर्थ ऑप्शन था प्रताप शर्मा। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, गुरचरण दास का ये प्ले है लॉरेंस साहिब। गुरचरण दास ने जो है प्ले लिखा था लॉरेंस साहिब और ये पब्लिश हुआ था 1970 के अंदर और ये 3 एक्ट प्ले था। और इसके साथ साथ गुरचरण दास के जो बाकी प्लेस थे वो है मीरा और नाइन जाखू हिल। ये जो है फेमसली ये इनके जो तीनों वर्क है वो माने जाते हैं 3 प्लेस। ट्रियो जो है इन तीनों प्ले का ये कहा जाता है 3 प्लेस। तो हो सकता है कि अब अगर पूछा जाए आपसे तो आपसे पूछा जाएगा कि गुरचरण दास के जो 3 प्लेस हैं उन दो 3 प्लेस कौन कौन से हैं ये पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है कि इनमें से एक ऑप्शन में से एक कोई प्ले दे दिया जाए वो पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चंस इस तरह से घुमा के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था who among the following has composed the lyrical drama Hellas? हेलास जो लिरिकल ड्रामा है वो किसने लिखा है? ऑप्शंस थे लॉर्ड बायरन, सेकंड था पीबी शैले, थर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ जॉन कीट्स। और इसका राइट आंसर था पीबी शैले। पीबी शैले का जो है हेलास जो है एक वर्स ड्रामा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रही हूँ जो पॉइंट्स में लेके आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट जो मैं लेके आ रही हूँ जो लास्ट ईयर है वो ना पूछ के उससे ही रिलेटेड दूसरी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि जो हेलास है वो किस टाइप का ड्रामा है, तो ये बेसिकली एक वर्स ड्रामा है। पीबी शैली ने इसको लिखा है और ये राइट किया गया था 1821 में, पब्लिश हुआ था 1822 में। और ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स और जेम्स ओलिवर ने इसको पब्लिश कराया था। और ये शैली ने ये लिखा था जब वो पीसा के अंदर थे और वो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। और ये जो है जो लास्ट था जो शैली की लाइफ टाइम के टाइम पे जो है पब्लिश हुआ था वर्क, लास्ट पोइम थी ये जो उसकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी। और ये जो ड्रामा था ये इन्होंने डेडिकेट किया था ये जो ग्रीक पॉलिटिशियन थे वो थे एलेक्जेंड्रोस माइक्रोकोडेडोस। ये एक ग्रीक पॉलिटिशियन थे, उनको डेडिकेट की थी। तो इनका नाम आप याद रखना कि पीबी शैली ने जो हेलास लिखा था वर्स ड्रामा वो किसको डेडिकेट किया था? तो ये इनको डेडिकेट किया था एलेक्जेंड्रोस माव्रो कोडेडोस, इनको डेडिकेट किया था। और ये ड्रामा जो है वो लिखा गया था किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओटोमन सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था। और ये इंस्पायर था जो एक्लीज का प्रसी था उससे इंस्पायर था ये वर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था नेम द प्ले राइट हु कंपोज द प्ले ए वीमेन किल्ड विद काइंडनेस। आपको प्ले राइट का नाम बताना था कि किसका ये प्ले है ए वीमेन किल्ड विद काइंडनेस। ऑप्शंस थे फ्रांसिस बियमाउंट, सेकंड बियमाउंट एंड फ्लेचर, थर्ड थॉमस किड, फोर्थ थॉमस हेवुड। तो इसका राइट आंसर था थॉमस हेवुड। ए वीमेन विद काइंडनेस जो है अर्ली 17th सेंचुरी का स्टेज प्ले था, बेसिकली एक ट्रेजेडी थी जो कि थॉमस हेवुड ने लिखी थी, जो एक्ट की गई थी। प्ले बेसिकली पहले एक्ट होते थे, अभी भी होते हैं। तो ये एक्ट हुआ था 1603 में और ये पब्लिश हुआ था 1607 के अंदर। और ये माना जाता है कि हेवुड का मास्टरपीस था। अगर पूछा जाए हेवुड का मास्टरपीस कौन सा है तो ए वीमेन किल्ड विद काइंडनेस जो है वो हेवुड का मास्टरपीस है। और इसका जो प्लॉट था वो हेवुड ने जो प्लॉट जो लिया था प्ले का वो लिया था इटालियन नॉवल। और वो इटालियन नॉवल किसने लिखा था? एलिची ने लिखा था। उसके बाद जो प्ले था वो परफॉर्म किया गया था वॉरचेस्टर्स मैन के द्वारा। ये ऐसी कंपनी थी जिसके लिए जो थॉमस हेवुड था वो एक्ट करता था और राइट करता था। तो जैकोबियन एरा के अंदर तो बेसिकली उस टाइम के एलिजाबेथन एज में और जैकोबियन एज में जो है वो प्ले कंपनीज होती थी जो कि परफॉर्म करती थी। तो ऐसे ही ये कंपनी थी जो जिसने इस प्ले को परफॉर्म किया था वो कंपनी थी वॉरचेस्टर मैन। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन सी कंपनी थी जिन्होंने परफॉर्म किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेलिब्रेटेड एक्टर हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ जॉन ऑसबॉर्न द एंटरटेनर। आपको बताना है कि कौन सा एक फेमस एक्टर है जिन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था जॉन ऑसबॉर्न के द एंटरटेनर जो इनका वर्क है उनके अंदर। तो आपके ऑप्शंस थे पीटर ब्रुक, सेकंड लॉरेंस ओलिवियर, एल पेसिनो, रॉबर्ट डी न्यूरो। ये ऑप्शंस थे और इसका राइट आंसर था लॉरेंस ओलिवियर। लॉरेंस ओलिवियर जो है बहुत फेमस एक्टर है, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। तो द एंटरटेनर जो है वो 3 एक्ट प्ले है जॉन ऑसबॉर्न का, जो प्रोड्यूस हुआ था 1957 के अंदर। उनका फर्स्ट प्ले जो था जॉन ऑसबॉर्न का वो था लुक बैक इन एंगर, और इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा इनको पब्लिसिटी मिली थी। उसके अंदर जो उनका मेन जो करेक्टर है उसके अंदर एंग्री यंग मैन का जो है वो डिपिक्शन दिखाया गया है। उसके बाद जो है जॉन ऑसबॉर्न ने जब ये प्ले लिखा तो ये प्ले लिखने के लिए लॉरेंस ओलिवियर ने रिक्वेस्ट की थी कि जो है वो इसके अंदर जो मूवी होगी उसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो ये ओलिवियर लॉरेंस ओलिवियर ने परफॉर्मेंस दी थी इस वर्क के अंदर, इस मूवी जो बनी थी उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई रिकॉग्नाइज दैट हीरोइन इज ए लिटिल प्रिग एंड इट्स हीरो a pompous ass, but I do not care. About which novel of Jane Austen is this statement made by Somerset Maugham? तो सोमरसेट मॉगम ने एक स्टेटमेंट दी थी जेन ऑस्टिन के नॉवल के बारे में। उन्होंने कहा था कि मैं ये ऐसा मानता हूं कि इस वर्क की जो हीरोइन है वो थोड़ी बेवकूफ है और इसका हीरो जो है वो एक घमंडी गधा है, तो मैं लेकिन इस बात की परवाह नहीं करता। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट जेन ऑस्टिन के कौन से वर्क के बारे में कही थी? ऑप्शन है थे, फर्स्ट प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेकंड नॉर्थएंजर एबी, थर्ड सेंस एंड सेंसिबिलिटी, फोर्थ मैसीफील्ड पार्क। तो इसका राइट आंसर था मैसीफील्ड पार्क। मैसीफील्ड पार्क जो था वो थर्ड पब्लिश नॉवल था जेन ऑस्टिन का, जो कि पब्लिश हुआ था 1814 में थॉमस एगर्टन ने, और सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1816 के अंदर, जो कि जॉन मुरे ने जो है पब्लिश कराया था। जब ये पब्लिश हुआ था तो इसको ज्यादा कोई पब्लिक रिव्यूज नहीं मिले थे इसके टाइम पे, और इस नॉवल की जो स्टोरी है वो फैनी प्राइस की स्टोरी है कि कैसे उसके फैमिली के ऊपर बर्डन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ओवर बर्डन की वजह से वो जब 10 इयर्स की थी तो वो अपना घर छोड़ के अपनी वेल्दी आंट और अंकल के पास चली जाती है। तो ये बेसिकली फैनी की स्टोरी थी मैसीफील्ड पार्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज R.L. स्टीवेंसन ट्रेजर आइलैंड पब्लिश्ड? और ऑप्शंस थे 1893, 1886, 1883, 1896। ये ऑप्शंस थे और इसका राइट आंसर था 1883। 1883 के अंदर ट्रेजर आइलैंड पब्लिश हुआ था। ट्रेजर आइलैंड बेसिकली जो है इसका ओरिजिनल टाइटल है द सी कुक अ स्टोरी फॉर बॉयज। ये एक एडवेंचर नॉवल है और ये राइट किया है स्कॉटिश ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन में। इसके अंदर जो है एक स्टोरी दिखाई गई है कि खजाना जहां पे दबा हुआ है उस खजाने के बारे में ये स्टोरी है ट्रेजर आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय अमिताभ घोष? इनमें से कौन सा नॉवल जो है अमिताभ घोष ने राइट नहीं किया है? ऑप्शन 1 सी ऑफ पॉपीज, सेकंड फ्लड ऑफ फायर, थर्ड गन आइलैंड, फोर इंग्लिश अगस्त। तो इसका राइट आंसर था इंग्लिश अगस्त। यानी बाकी 3 जो वर्क्स थे वो नॉवेल्स अमिताभ घोष के हैं, सी ऑफ पॉपीज, फ्लड ऑफ फायर और गन आइलैंड। ये तीनों के तीनों वर्क जो है अमिताभ घोष के हैं, लेकिन ये जो वर्क है इंग्लिश अगस्त, और इसका फुल टाइटल है इंग्लिश अगस्त एंड इंडियन स्टोरी। ये नॉवल है इंडियन ऑथर जो है उपमन्यु उपमन्यु चटर्जी का ये वर्क है, और ये रिटर्न इंग्लिश में किया गया था और पब्लिश हुआ था 1988 के अंदर। ये वर्क जो है का अडॉप्शन हुआ था फिल्म में सेम ईयर और सेम नेम से 1994 के अंदर। और नॉवल के अंदर जो है वो दिखाया गया है एक सिविल सर्वेंट का स्ट्रगल, कैसे वो एक विलेज एरिया के अंदर उसकी पोस्टिंग होती है और वहां पे कैसे जो है वो अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वहां पे एज ए सिविल सर्वेंट। 1980s का वो दिखाया गया है इस पूरे वर्क के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग थियरिस्ट हैज रिटन ऑन अफेक्टिव इकोनॉमिक्स। अफेक्टिव इकोनॉमिक्स के अंदर इनमें से कौन से थियरीज हैं जिन्होंने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन था फ्रांसो मोरेटी, सेकंड ब्रूनो लेटोर, थर्ड सारा अहमद, फोर निगल थ्रिफ्ट। तो इसका राइट आंसर था सारा अहमद। आंसर नंबर 3 जो था इसका राइट आंसर था। सारा अहमद जो है वो एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन राइटर है, स्कॉलर है, और उसका एरिया ऑफ स्टडीज जो है उनके अंदर है लेस्बियन फेमिनिज्म, क्यूर थियोरी, अफेक्ट थियोरी, क्रिटिकल रेस थियोरी एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इन सारी जो वर्क्स हैं इनके ऊपर जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर वो राइट करती है। और उनका जो वर्क था द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस, उनके अंदर उन्होंने जो जो थियरी दी है वो अफेक्टिव इकोनॉमिक्स की दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अफेक्टिव इकोनॉमिक्स की जो थियरी दी है वो उन्होंने कहाँ पे दी है, कौन से वर्क के अंदर, द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस, यहाँ पे उन्होंने ये थियरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ येल क्रिटिक। ये इनमें से कौन सा जो है एक येल क्रिटिक नहीं है। तो ऑप्शंस थे जोफ्रे हार्टमन, पॉल डीमन, जे हिल्स मिलर, फोर रोलैंड बार्थ। तो ये ऑप्शंस थे और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4 रोलैंड बार्थ जो है येल क्रिटिक नहीं है। यानी आपको अगर ऑप्शन ये क्वेश्चन एक और अपने आप में यहीं से बन जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि येल क्रिटिक कौन कौन से है। तो जोफ्रे हार्टमैन, पॉल डीमन, जे हिल्स मिलर, ये तीनों की तीनों येल क्रिटिक है। और रोलैंड बार्थ जो है वो येल क्रिटिक नहीं है। रोलैंड बार्थ जो है वो एक फ्रेंच लिटरेरी थियरिस्ट है, एसेइस्ट है, फिलोसोफर है, क्रिटिक है। और इनके वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके वर्क भी याद कीजिएगा। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है द फैशन सिस्टम जो कि पब्लिश हुआ था 1967 में। राइटिंग डिग्री जीरो, एक बार तो ये पूछा गया था वर्क राइटिंग डिग्री जीरो जो कि पब्लिश हुआ था 1968 के अंदर। एलिमेंट्स ऑफ सिमिलोजी 1968, माइथोलॉजीज 1972, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1975, एस जेड एन एस ए। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इनके वर्क्स प्लस ईयर याद रखिएगा। हो सकता है मैचिंग में आपसे पूछ लिया जाए, ये राइटर दे दिया जाए, उनका वर्क दे दिया, प्लस इसके साथ साथ और जो लिटरेरी थियरिस्ट हैं उनके वर्क और राइट वो क्रिटिक्स दे दिए जाए तो उनको मैच करना भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इनके वर्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन था डीमेथोलाइजिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ। ये जो टर्म है डीमेथोलाइजिंग, ये टर्म जो है किसके वर्क से एसोसिएटेड है, किसके वर्क में आई है। क्लोड लेविस्ट्रोस, फर्डिनेंड डी सोशोर, रुडोल्फ बर्टमान, फ्रेडरिच सिस्लिमेसर। और इसका राइट आंसर था रुडोल्फ बर्टमान। ये इसका राइट आंसर था। ये बेसिकली एक जर्मन जो है थियोलॉजियन है, प्रोफेसर है, और न्यू टेस्टामेंट के यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग के अंदर। और ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर फिगर है बिब्लिकल स्टडीज के अंदर। तो आपको याद रखना है बिब्लिकल स्टडीज के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं ये। और ये बेसिकली एक प्रोमिनेंट क्रिटिक है लिबरल थियोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ पोस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर। इनमें से कौन सा जो है वो पोस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर है। अर्नेस्ट लेकाउ, एंटोनियो ग्रामस्की, थियोडोर अडर्नो, वोल्टर बेंजामिन। तो ये ऑप्शंस थे आपके और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1 अर्नेस्ट लेकाउ। ये जो है अर्नेस्टो लेकाउ, ये जो है एक अर्जेंटीना जो है पॉलिटिकल थियरिस्ट है और फिलोसोफर है। और इन्हीं को हमेशा ये एक ऐसा माना जाता है कि इन्वेंटर थे पोस्ट मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थियरी के। और वो जाने जाते हैं उनका जो उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, जो उन्होंने काम किया है अपने पार्टनर के साथ, जो उनके मेन पार्टनर रहे हैं चेंटल मोफ, उनके साथ उनके कोलैबोरेशंस जो है उनके लिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोनाथन वेट्स द सॉन्ग ऑफ द अर्थ वाज पब्लिश्ड इन। जोनाथन वेट का द सॉन्ग ऑफ द अर्थ जो है पब्लिश हुआ था 2001, 1991, 2000, 1999।
उसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, 2000 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। जोनाथन बेट का द सोन ऑफ द अर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमें बताता है कि कैसे हम धीरे धीरे जो है नेचर से दूर हो जाते हैं और हमारी लाइफ जो है एलियनेशन की हो गई है, हम अकेले हो गए हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं है अर्थ के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इनका ये जो बेसिकली द सॉन्ग ऑफ द अर्थ है वो कहीं ना कहीं हमें वापस अपने अर्थ के करीब लेके आता है, हमारे घर के करीब लेके आता है, यानी हमें नेचर से जोड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल? इनमें से कौन सा जो है एक मेंबर नहीं है फ्रैंकफर्ट स्कूल का? तो इनके जो ऑप्शंस है वो है लुइस अल्थुजर, सेकंड है मैक्स हॉरखैमर, थर्ड थियोडोर एडोर्नो, फोर हर्बर्ट मार्कस। तो ये ऑप्शंस थे और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1, लुइस अल्थुजर जो है वो एक फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेंबर नहीं है। बाकी तीनों की तीनों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है अगर आपको आ जाए कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के कौन कौन से हैं, तो ये बाकी तीन जो बचे हुए हैं वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं और ये लुइस अल्थुजर जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के नहीं है। ये बेसिकली एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसफर है और इनकी ये अपने जाने जाते हैं अपनी फिलोसफी के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चंस आंसर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। आप अगर मुझे सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो मेरे वीडियोस को, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस टाइप के वीडियो और लेके आऊँ आपके लिए।